So hi, I'm Rishudit, and in today's video, we are going to discuss the functions of human resource management. So we have multiple functions which a human resource manager performs time to time. So we will be discussing all of these functions one by one in today's video. So the human resource management series is going on this channel. So if you want to understand any other topic from human resource management subject, then you may just go and check out this playlist. I will attach the link of the playlist in the description box below. So let's just start discussing today's topic now. So the HRM functions, the types of different types of HRM functions can be broadly classified into three categories. ठीक है, वन कैटेगरी आपकी आ जाती है मैनेजरियल फंक्शंस, वन इज योर ऑपरेटिव फंक्शन एंड वन इज एडवाइजरी फंक्शंस. ठीक है, तो ये तीन अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस जो है वो एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है. फर्स्ट अगर मैं बात करूं मैनेजरियल फंक्शन की, तो ये आपके क्या है, सो एवरी मैनेजर, ठीक है, बीट योर फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, कोई भी आपका मैनेजर है, सिंपली एक मैनेजर को जो एज अ मैनेजर बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपके बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस है ना. तो ये हर एक मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं. इसी तरह से एचआर मैनेजर को भी एचआर के कॉन्टेक्स्ट में जो जो मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं वो सब आ जाते हैं इस कैटेगरी में. सो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. नेक्स्ट आपके हैं एडवाइजरी फंक्शन. तो एडवाइजरी फंक्शन में दो ही फंक्शंस को मैंने इंक्लूड किया है कि एक तो एचआर मैनेजर टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करता है, इसके अलावा वो डिपार्टमेंटल हेड्स को एडवाइस करता है. तो ये भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या किन एस्पेक्ट्स पे वो एडवाइस करता है. एंड द लास्ट इज योर ऑपरेटिव फंक्शंस. तो ऑपरेटिव फंक्शंस क्या है, अब जितनी भी एक्टिविटीज एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है, जो भी टास्क वो परफॉर्म करता है, हमने एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इन पर बात की थी, इन सब एस्पेक्ट्स पर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपेंसेशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेलफेयर, रिलेशंस. तो इन सब पे जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम करता है, वो सब आपके किस में आ जाते हैं, ऑपरेटिव फंक्शन. ठीक है, जो ऑपरेशंस एक्चुअली वो परफॉर्म करता है, उसकी जॉब के जो परफॉर्मेंस ऑपरेशंस है. अब इनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आपका सबसे पहले आ जाता है मैनेजरियल फंक्शन. तो मैनेजरियल में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट कम्स इज योर प्लानिंग. तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है सिंपली सबसे पहले प्लान करना कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या है, सबसे पहले लोगों को लेकर के आना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, अब मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, तो मेरा सबसे पहले काम यही तो होगा ना कि मैं उसमें लोगों को लेकर के आऊँ. तो उसको सबसे पहले क्या प्लान करना है, उसके अंदर एंटिसिपेट करना है वैकेंसीज, कि मेरे पास कितनी वैकेंसीज है, मुझे 500 लोग चाहिए, मुझे 800 लोग चाहिए. ठीक है, वैकेंसीज को फोरकास्ट करना, एंटिसिपेट करना. उसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट्स को प्लान करना. मुझे ये 500 पोजीशंस तो हैं, लेकिन हर एक पोजीशन पे मुझे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल्स सेट चाहिए, ठीक है, क्या उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब जॉब रिक्वायरमेंट्स को प्लान करेगा. फिर उन सब एक एक जॉब के डिस्क्रिप्शंस को लिखा जाएगा कि फिनेंस हेड होगा, उसका क्या पूरा जो जेडी रहेगा. ठीक है, इसके अलावा मार्केटिंग का हेड होगा, उसको क्या क्या चीज़ें करनी है, पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन उसने लिख दिया. उसके बाद फाइनली डिटरमाइनिंग द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अब उसको क्या प्लान करना है कि मेरे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेंगे, मैं वो लोग लाऊंगा कहाँ से. ठीक है, किस क्या क्या मेथड्स रहेंगे, कैसे मुझे उनको रिक्रूट करना है. मुझे अपने इन हाउस एक टीम बिठानी है, 5 लोगों को हायर करके रिक्रूटर्स को बैठाना है कि आप उनको रिक्रूट करो, हायर करो, या मुझे ये आउटसोर्स करना है रिक्रूटमेंट को, या क्या क्या सोर्स रहेंगे मेरे, का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ से मैं उनको रिक्रूट कर सकता हूँ. ठीक है, तो ये आपका क्या जाता है प्लानिंग के अंदर. अब दूसरा आपका जाता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है, अब उसने ये सब प्लान तो कर लिया, लेकिन उसके लिए उसे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बेसिकली बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में. तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि 500 लोग जो हैं वो 500 के 500 अलग अलग जॉब पोजीशंस पे तो काम कर नहीं रहे होंगे. ठीक है, उसमें से सपोज एक आपका अगर फिनेंस हेड है, तो उसके नीचे 10 लोग होंगे डिफरेंट डिफरेंट, और उसमें से हो सकता है कि 5 लोग जिन जॉब्स पे काम कर रहे हैं वो जॉब पोजीशन एक ही है. एक ही जॉब पोजीशन पे 5 लोगों की जरूरत है, एक ही मशीनरी पे मुझे 8 लोगों की जरूरत है. ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पहले तो जॉब पोजीशंस को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजीशंस क्या होंगी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में. फिर मैं उनके जेडीज लिखूंगी, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या क्या होंगे, हर एक जॉब पोजीशन पे जो भी अपॉइंट होगा उसको क्या क्या काम करने रहेंगे, उसकी क्या क्या अथॉरिटीज रहेंगी, क्या क्या उसके पास पावर्स रहेंगी, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी. ठीक है, किन किन चीजों के लिए मैं उसको लियाबल रख सकता हूँ.
इसके अलावा फिर जब वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स, उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज, ऑल ऑफ दीज पोजीशंस, ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, ठीक है। 500 लोगों को या 1000 लोगों को या 100 लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेलिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा, उनका एक हेड रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन हेड और सेलिंग हेड आपस में मीटिंग करके बात करेंगे और उन 10-10 लोगों की बातों को आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको क्या नीड होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाए, उन पोजिशंस को, उन इंडिविजुअल्स को एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग अब क्या होता है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली आपने प्लान्स बनाए हैं, ठीक है, आपने एग्जीक्यूट कुछ नहीं किया है, इंप्लीमेंट कुछ नहीं किया है, आपने बैठे बैठे कागज पेन पे सिर्फ अपनी चीजों को नोट डाउन किया है, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, कुछ चीजों को डिसाइड किया है, ठीक है, सिंपली डिसीजन मेकिंग की है, प्लान्स बनाए हैं कि हम ये करेंगे। Directing is the step where you actually do, where you actually implement all of these plans, ठीक है, जो भी आपने बना दिए हैं प्लान्स, अब उनको एग्जीक्यूट कहाँ करना है, इस स्टेज पे। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, अब एचआर मैनेजर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों को हायर कर लिया और अपॉइंट कर दिया उसके बाद काम खत्म हो गया, नो। अब वो पर्सनल, ठीक है, अब वो पर्सनल उन सभी प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को कैसे अकॉम्प्लिश करेगी, कैसे एक्चुअली करेगी, वो अब किसका, वो भी किसकी जिम्मेवारी है, एचआर की। तो एचआर क्या करेगा, बेसिकली गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा कि कैसे कैसे आपको चीजों को करना है, क्या क्या आपके पास अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड फर्दर उनको मोटिवेट करेगा उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। लास्ट ऑफ योर मैनेजरियल फंक्शंस इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या है, अब कंट्रोलिंग आप बहुत अच्छे से समझते होंगे अगर आप मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, तो कंट्रोलिंग इज ऑलवेज योर लास्ट स्टेप। कंट्रोलिंग में बेसिकली होता क्या है, अब जो भी आपने प्लान्स बनाए थे वो एक तरह से आपके बेंचमार्क्स हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो आपके स्टैंडर्ड्स हैं। तो अब जो एम्प्लॉयज ने एक्चुअली परफॉर्म किया है, नाउ यू विल कंपेयर ऑल ऑफ दोज बेंचमार्क्स, ऑल ऑफ दोज सेट स्टैंडर्ड्स विद दोज परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस को जब आप कंपेयर करते हो, रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड्स के साथ, तो इवेल्युएट करते हो बेसिकली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, और वहां पर फिर जो भी डेविएशंस आएंगे उनको आप करेक्ट करोगे। करेक्ट कैसे करोगे, अब आपको ये देखना है कि अगर मैंने प्लान किया था ये और रिजल्ट्स ये नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ डेविएशन आ रही है, क्यों आ रही है, क्या प्रॉब्लम है इसके पीछे। तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग दी जानी है, उसके लिए कोई मशीनरी और लेकर के आनी है, कुछ मेथड्स, पॉलिसीज को रिवाइज करने की जरूरत है। तो वो सब डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए आपको करेक्टिव एक्शंस जो है वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके क्या थे, मैनेजरियल फंक्शंस। अब हम करेंगे ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शन जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि ये आपके ऑपरेशंस होते हैं, जो बेसिकली एक एचआर मैनेजर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फर्स्ट उसके अंदर आ जाता है एम्प्लॉयमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपकी 3 चीजें आ जाती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। तो रिक्रूटमेंट आपका क्या है, सबसे पहले आप एक पूल क्रिएट करते हो कैंडिडेट्स का, कि अगर मुझे एक मार्केटिंग हेड चाहिए तो उसके लिए मैं एक पूल क्रिएट करूंगी कि कौन कौन प्रोबेबल पीपल हैं, कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, जो उनको स्क्रीन करके मैं सपोज 10 कैंडिडेट का एक पूल क्रिएट कर लूंगी। ये 10 कैंडिडेट मेरे पास आ गए कि इनमें से मैं किसी एक को मार्केटिंग हेड चूज कर सकती हूँ। दीज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट भी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है। अब नेक्स्ट स्टेप सिलेक्शन आ जाता है। अब जब मैं इन 10 में से किसी एक बंदे को सिलेक्ट करूंगी कि किसको सिलेक्ट करना है, अब उसमें आपके जीडीज, इंटरव्यूज, रिटन एग्जामिनेशन एंड पता नहीं कितने 7-8 राउंड्स हो जाते हैं, जिसके थ्रू बेसिकली आप सिर्फ ये सिलेक्ट करते हो कि हु विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन, ओके। प्लेसमेंट में whereas you simply introduce that person to your company, to your organization, to your methods and procedures, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम को कैसे किया जाता है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, कि आप काम को कैसे करेंगे, क्या काम करेंगे, उन सब चीजों से इंट्रोड्यूस कराना, ओरिएंट कराना कम्स अंडर प्लेसमेंट। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन विच इज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अब क्या है, अब वंस यू हैव एम्प्लॉयड, वंस यू हैव हायर्ड द पर्सन, अब इंडिविजुअल को हायर करते ही काम खत्म नहीं हो जाता। एक जॉब के लिए उसके पास स्किल सेट तो था, एक्सपीरियंस तो था, लेकिन अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी वो पर्टिकुलरली एक बेटर वे में काम करे, उसके लिए क्या चाहिए कि ट्रेनिंग आप उनको दें,
टाइम टू टाइम, डेवलप आप उनको करें। तो वो कैसे किया जा सकता है? ट्रेन करने से यहाँ पर क्या मतलब है, सपोज ऑन द जॉब ट्रेनिंग है कि आप जॉब पे रह के ही उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे उसका सुपरवाइजर हो सकता है कि उसको रोज आधा घंटा दे रहा है और उस जॉब से रिलेटेड कुछ नई चीजें सिखा रहा है, एक्सेल सिखा रहा है। इसके अलावा ऑफ द जॉब मेथड भी होते हैं, उनको कहीं और उनकी जॉब से हट के किसी सेपरेट प्लेस पे स्पेसिफिकली ट्रेनिंग के लिए ही 7 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भेजा जाता है। तो ये आपके न्यू और ओल्ड दोनों इंप्लॉइज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नया बंदा जो आपने हायर किया उसी को ही ट्रेनिंग दी जानी है। ओल्ड इंप्लॉइज के लिए भी ट्रेनिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं मार्केट में, नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आते रहते हैं। अब सपोज एआई नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लेकर के आ रहा है, तो मैनुअल से शिफ्ट कर रहे हैं एम्प्लॉइज टेक्निकल मेथड्स पे। तो उसके लिए भी आपको उनको टाइम टू टाइम ओल्ड एम्प्लॉइज को भी ट्रेन करते रहना चाहिए। डेवलपमेंट क्या कहता है कि ट्रेनिंग इज वन थिंग, ठीक है, ट्रेनिंग इज वन थिंग, वो आपके सिर्फ जॉब रिलेटेड होती है। ओके, ट्रेनिंग आपकी जॉब से रिलेटेड होती है। डेवलपमेंट क्या कहता है कि आप उनको सिर्फ उनकी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग ना देके, बल्कि उनको उनकी हर एक एस्पेक्ट पे डेवलप करें, उनको ग्रो करें, ताकि जो हायर जॉब्स पे, हायर लेवल्स पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब वो मूव करेंगे इन कमिंग फ्यूचर, तो उसके लिए आप उनको आज ही रेडी करें। ठीक है, आज ही आप उनको प्रिपेयर करें। आप उनकी लीडरशिप स्किल्स को भी इंप्रूव करो, आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करो। ठीक है, इस टाइप से आप उनको ओवरऑल डेवलप करें। नेक्स्ट फंक्शन जो एचआर परफॉर्म करती है वो क्या है? कंपेंसेशन। ठीक है, कंपेंसेशन का तो सबसे बड़ा काम है ही एचआर का। आप सभी जानते हैं कि उसको सैलरीज, वेजेस, ये सब प्रोवाइड करना होता है। इंसेंटिव्स, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, इन सब पे कौन ध्यान देता है? एचआर देता है। अब उस वो किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है। एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स क्या हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसकी क्या वेजेस और सैलरीज रख रहे हैं। जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है? अब सपोज कोई जॉब है जो 30K डिजर्व करती है, तो उसमें आपको 30K तो एटलीस्ट उस इंसान को देना ही देना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप 10,000 का कोई बंदा ले आओगे और उस जॉब का काम करवा लोगे। ठीक है, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस की, लीगली जो है वो क्या प्रोविजंस है, लॉज क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किए हैं कि मिनिमम वेजेस आपको अपने लेबर में इतना देना ही देना है। ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैपेसिटी है, कॉम्पिटिटर्स क्या वेज लेवल मार्केट में रख रहे हैं, क्या अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये सब फैक्टर्स आपकी इंपैक्ट करेंगे कंपेंसेशन को। ठीक है, नेक्स्ट एचआर क्या करती है? मेंटेनेंस। नाउ दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंटेनेंस क्या कहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन, उनको सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है। अब आप अगर एज एन एम्प्लॉय किसी जगह पे काम कर रहे हो, किसी भी सेटअप में काम कर रहे हो, तो यू वुड ऑल्सो नो दिस दैट ओनली मनी डजेंट मैटर। आप चाहे मंथली 2 लाख रुपीज ले रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, बट अगर वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ पे आपकी सेफ्टी के लिए गुड प्रोविजंस नहीं है, आपकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँ पे इतना गंदा एक्सपोजर है कि प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन नहीं है, या सिटिंग पोस्चर्स ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ बैडली इंपैक्ट हो रही है, एनीथिंग मे बी द रीजन, बट अगर बेसिकली वहाँ पे मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, वर्किंग कंडीशंस हेल्दी और अच्छी नहीं है, तो ऐसे में क्या है, एम्प्लॉइज बेटर फील नहीं करेंगे और इवेंचुअली उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे, या उनकी प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस जो है वो हैम्पर हो जाएगी। तो मेंटेनेंस भी एचआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जहाँ पे उसे उनकी हेल्थ का, सेफ्टी का, सोशल वेलबींग का, एम्प्लॉइज का प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए वो क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है? प्रॉपर कैंटीन्स होनी चाहिए, रेस्ट रूम्स होने चाहिए, क्रैचेज होने चाहिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ का भी प्रोविज़न होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स आपके आ गए, स्कूल्स आपके आ गए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, जस्ट टू प्रोवाइड देम, जस्ट टू इंश्योर बेटर सोशल वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉइज़। नेक्स्ट इज योर मोटिवेशन। अब ये भी एक ऑपरेटिव फंक्शन है एचआर का। मोटिवेटेड उनको रखना पड़ता है एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम थ्रू फिनेंशियल इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स एंड एज वेल एज नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फिनेंशियल आपके क्या हो सकते हैं, जिसका मैं हमेशा एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको कोट करती हूँ, कि आपने हमेशा देखा होगा, अगर आप वर्किंग रहे हैं या आपके कोई भाई बहन वर्किंग रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि जो भी एम्प्लॉइज बेटर परफॉर्म करते हैं उनको एम्प्लॉइज ऑफ द वीक, एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ, एम्प्लॉइज ऑफ द क्वार्टर, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, इस टाइप से उनको कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। उनके नाम, उनकी पिक्चर्स कुछ टाइम के लिए नोटिस बोर्ड्स पर रखी जाती हैं, तो वो जब भी मॉर्निंग में एंटर करेंगे, वो उनको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा फिर से अच्छा काम करने के लिए, फिर से वो रिवॉर्ड अटेन करने के लिए। तो इस टाइप से कुछ भी नॉन फाइनेंशियल, मूवीज, टिकट्स, टूर्स, कुछ भी आपको बेनिफिट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है एम्प्लॉइज को। तो ये सब मोटिवेशन का ध्यान रखना किसकी जिम्मेवारी है? एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय, सॉरी, एचआर की। तो एचआर को बेसिकली क्या करना है,
पहले एम्प्लॉयज़ की नीड को आइडेंटिफाई करना है कि एम्प्लॉयज़ की क्या नीड्स हैं, उनको अगर वो आइडेंटिफाई कर ले, वंस द एचआर आइडेंटिफाइज द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसके बाद उनको मेथड्स पे ध्यान देना है कि किस किस तरीके से उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। और एक बार आपने उनको फुलफिल कर दिया, मोटिवेट कर दिया, तो उसके बाद फिर से वही साइकिल रिपीट होती है, क्योंकि नीड्स जो है वो नेवर एंडिंग होती हैं किसी भी ह्यूमन की, इंडिविजुअल की, तो वो टाइम टू टाइम रीजनरेट होती हैं। तो एचआर को भी दोबारा फिर से क्या करना पड़ता है, उनको दोबारा से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर से फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पर्सनल रिकॉर्ड्स। तो अब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स एचआर को रखने पड़ते हैं। वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, ट्रांसफर्स क्या क्या पास्ट में रहे हैं, प्रमोशंस कब हमने किसको दी थी, एब्सेंटीज्म के रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, टर्नओवर के रिकॉर्ड्स, ये सब जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है एचआर को, जो फर्दर फिर किसके लिए यूज़ की जाती है, रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। इन पर्सनल रिकॉर्ड्स को यूज़ करके एक रिसर्च टीम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिठाई जाती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च वो करती है कि क्यों ज़्यादा है, अगर एब्सेंटीज्म तो क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टर्नओवर अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, इस टाइप की रिसर्च जो है वो फर्दर की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है कि एचआर को अब अगर वो फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री में है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं या उनका जो लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ जॉइंटली वो कंसल्ट करे, कलेक्टिवली बार्गेन करे, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आपका यहाँ पे आ गया कि किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट अगर आपकी जनरेट हो गई है अमंग अमंग द एम्प्लॉयज़ और बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उनको उस एचआर को क्या करना पड़ेगा, उन सब डिस्प्यूट्स को, उन सब ग्रावेंसेस को रिड्रेस करना पड़ेगा, उनको उनका समाधान करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द लास्ट इज सेपरेशन। तो सेपरेशन क्या कहता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर का काम एम्प्लॉयज को लेकर आना और मेंटेन करना ही नहीं है, बल्कि उनका प्रॉपरली उनको रिलीज करना ऑर्गेनाइजेशन से भी, वो भी काम किसका है, एचआर का। तो सेपरेशन के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, जैसे आपके लिविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, कि अगर एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं तो आप उनको प्रॉपर लिविंग सर्टिफिकेट्स दें। अगर उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है थ्रू आउट देयर सर्विस, तो आप उसको मेंशन करें प्रॉपर उनके लिविंग सर्टिफिकेट्स में, ताकि आगे जाके जिस भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर उनकी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जा सके। इसके अलावा रिटायर अगर इंडिविजुअल या एम्प्लॉय हो रहा है तो उसको प्रॉपर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ रिलीज किया जाए। ये सब आपके क्या है, बेसिकली ऑपरेटिव फंक्शन है, जहाँ पर हम ऑपरेशंस की बात करें कि एचआर मैनेजमेंट के ऑपरेशंस क्या हैं। लास्टली कम्स योर एडवाइजरी फंक्शन। थर्ड आपका आ जाता है एडवाइजरी फंक्शन। तो जहाँ पर एक तो टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करता है एचआर मैनेजर। टॉप मैनेजमेंट को किन एस्पेक्ट्स पर एडवाइस कर सकता है वो, टू फॉर्मुलेट पर्सनल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स। अब देखिए, पॉलिसीज बनाने का काम किसका है, मोस्टली टॉप मैनेजमेंट का, ठीक है। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल लेवल्स पर भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, एचआर मैनेजर भी पॉलिसीज बनाता है, फाइनेंस मैनेजर भी पॉलिसीज बनाता है, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। अब टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज तो बना रहा है, लेकिन एक्चुअली इंटरेक्ट कौन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एचआर डिपार्टमेंट, अगर हम सिर्फ पर्सनल पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। तो एचआर अब जब वो डेली रूटीन में अपना वो सब परफॉर्म कर रहा है, उन चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको पता है ना कि डिपार्टमेंट्स की क्या ज़रूरतें हैं, डिपार्टमेंट में किस टाइप से क्या क्या मेथड्स को फॉलो किया जा सकता है। तो अब उन सब चीज़ों को कौन कम्युनिकेट करेगा, एचआर मैनेजर कम्युनिकेट करेगा टॉप मैनेजमेंट को। ओके, तो टॉप मैनेजमेंट को इन सब एस्पेक्ट्स पे एडवाइस कौन करता है, एचआर मैनेजर। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है कि एचआर डिपार्टमेंटल हेड्स को भी एडवाइस करता है। अब डिपार्टमेंटल हेड्स को किन मैटर्स पे एडवाइस कर सकता है एचआर। अब देखिए, कोई भी डिपार्टमेंटल हेड है, सपोज आपका फिनेंस हेड है या मार्केटिंग हेड है। अब फिनेंस हेड की जो है वो स्किल या एक्सपर्टीज किस पे है, फिनेंस में है, उसको ज़्यादा नॉलेज किसकी है, फिनेंस की है। मार्केटिंग वाले हेड को किसकी है, मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज है। अब सपोज मार्केटिंग के हेड के नीचे सपोज 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, इसी टाइप से फिनेंस में अगर 50 लोग हैं, तो वो अब उन लोगों को उसको हायर भी करना पड़ेगा, उनको उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज भी करना पड़ेगा, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स भी देनी पड़ेंगी, ठीक है। उनकी जॉब को एनालाइज भी करना पड़ेगा, जॉब को डिजाइन भी करना पड़ेगा। अब उनकी एक्सपर्टीज तो नहीं है ना इन कामों में, फिनेंस हेड की एक्सपर्टीज तो नहीं है इन कामों में, वो तो फिनेंस के बारे में ज्यादा जानता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो हेल्प लेता है एचआर से। ये सारे डिपार्टमेंटल हेड्स किससे हेल्प लेते हैं, एचआर से, क्योंकि एचआर इज एन एक्सपर्ट इनटू ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि इन सब ऑपरेशंस में एक्सपर्ट होता है एचआर।
तो एचआर अब इन सब चीज़ों पे, इन सब एस्पेक्ट्स पे, इन सब मैटर्स पे किसको एडवाइस करेगा? डिपार्टमेंटल हेड्स को. So all of these were functions that an HR manager performs. I really hope you have understood the concept of functions of HRN. If you really found this video helpful, informative, you may please go and like the video, you may comment down. And if you are new to this channel, then you may just go and subscribe and press the bell icon so that you may get notified about all the upcoming videos related to human resource management and other business subjects. So thank you for watching.